हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी स्थल में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगा रखा है उत्तर प्रदेश पैट के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पैट में हिंदी में जो 2 पैराग्राफ मतलब 2 गद्यांश आते हैं और 5 प्रश्न आते हैं अलग से, हिंदी व्याकरण से और साहित्य से। तो साथियों, उसी के आधार पर मैं आपको प्रश्न लेकर आया हूँ और ये हमारा तीसरा सेट है। यह हमारा क्या है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और आप इससे पहले भी 2 देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आपसे देख सकते हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला पैराग्राफ और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा ये। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, आपको साफ दिख रहा होगा। देखिएगा, पढ़ते हैं इसे ध्यान से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और मैं इसे पढ़ता हूँ ध्यान से। ठीक है भाई, चलिएगा। तो लिखा है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में, क्या बोलेंगे, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। ठीक है भाई, क्या है, अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जीवन सदैव क्या है, प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7, ये क्या है, उनका जन्म 7, कुछ गड़बड़ हो गई, ये टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अभी। हाँ, थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट। ठीक है भाई, तो ये जो है ना, ये 7 में क्या, तो इसमें थोड़े से हमारे टाइपराइटर साहब थोड़े से फिर झपटे में हैं, इसको देख सकते हैं, दोबारा करेंगे सर। तो 7 मई है भाई इसका, क्या है, क्या बोलेंगे बच्चों, 7 मई। मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, 7 मई। ठीक है, 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। किसमें, बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। क्या था, पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे और महान कवि, ब्रह्म समाज के नेता थे, महान कवि, कहानीकार और क्या, गीतकार और क्या बोलेंगे भाई, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे, एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्टमास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानी हमें दी हैं। और सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। ठीक है भाई, तो बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बंग भंग आंदोलन किसके समय में शुरू हुआ था, तो किसने करवाया भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, उनकी सबसे लोकप्रिय रचना क्या थी, गीतांजलि। थोड़ी तबीयत खराब अभी है, गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और क्या बोलेंगे, सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यह है अमर है, यह है अमर सोनार बांग्ला। 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या है, अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है, उनकी क्या है, रचना है। और सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त
41 में कोलकाता में हुआ और उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। देखो भाई ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर लगाते हैं प्रश्न हम, है ना। तो क्या करा, पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न बोलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे आसान प्रश्न में क्या हो सकता है, अभी साफ साफ लिखा है रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो भाई ये प्रश्न गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आंसर, और ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 7 मई 1861 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल प्राइज मिला था। तो भाई कौन से को मिला भाई, वो तो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ कौन सा 1900, देखो ये काबुली वाला लिखी थी पर वो नहीं था नोबल, ये भी लिखी थी मगर नोबल नहीं है, और ये भी थी मगर नोबल नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था भाई, ना है ना। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज कब मिला है, 1913 में। ठीक है, 1913 में। चलिएगा अगला पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कहता है भारत का गौरव, भैया सॉरी इस पर आगे देखो कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी। बोलो भाई, ये तो एक जनरल जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो क्यों लौटा दी सभी को पता है, क्योंकि ये उपाधि पसंद नहीं करते थे। गलत जवाब। और क्या बोलेंगे, बंग भंग आंदोलन के विरोध में, नहीं ये तो बंग भंग आंदोलन इन्होंने चालू करा था, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या ब्रिटिश शासन ने उनसे ली नहीं थी, ये तो इन्होंने लौटाई थी, है ना। ये इन्होंने क्या करा था भाई, लौटाई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार जो बोलेंगे उसे वो हुआ था। तो इससे इन्होंने क्या करा, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। चलिएगा अगले प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न कहता है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता किस समाज के थे भाई। तो भाई ऊपर ही लिखा था, पढ़ा भी था अच्छे से, फिर एक बार देख लेना ध्यान से। इसमें जो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आने वाला है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज और रामकृष्ण मिशन। तो देखो भाई साफ साफ लिख रहा है उनके पिता क्या थे भाई, उनके पिता थे ब्रह्म समाज से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ब्रह्म समाज के थे, है ना, ब्रह्म समाज के थे। चलिएगा भाई अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जनगण मन के रचनाकार कौन है। कौन है भाई, जनगण मन के रचनाकार कौन है। ये बच्चन साहब भी नहीं है, सरोजिनी नायडू नहीं है, और बंकिम बाबू बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। भाई गद्यांश कैसा लगा, अच्छा लगा होगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी के जैसा आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा, इसलिए शानदार तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है भाई, चलेगा अगले आ जाते हैं हम प्रश्नों पर। देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि गोदान के रचनाकार कौन है। ठीक है भाई, गोदान के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो गोदान के रचनाकार कौन है भाई। तो देखो महादेव वर्मा नहीं भाई साहब, और क्या प्रेमचंद, और क्या बोलेंगे जयशंकर प्रसाद, और क्या बोलेंगे भाई निराला। ठीक है, तो गोदान के कौन है भाई, प्रेमचंद हो जाएंगे। गोदान के कौन है आपके, प्रेमचंद हो जाएंगे। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और प्रेमचंद की अन्य रचना लिख लो, अन्य रचनाएं, प्रेमचंद जी की अन्य रचनाएं जो हैं उनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्रेमचंद जी की अन्य रचनाएं। ठीक है, तो कौन से लिखेंगे, एक तो है रंगभूमि, तो आपकी हो जाएगी रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि नोट करिएगा। और एक तो रंगभूमि है, एक है आपकी सेवा सदन, एक आपकी हो जाएगी कौन सी, सेवा सदन, सेवा सदन। ठीक है, रंगभूमि और सेवा सदन। एक क्या हो जाएगी आपकी, गबन, एक हो जाएगी आपकी गबन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं,
किसकी? प्रेमचंद जी की। ठीक है, ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो महादेव वर्मा की अन्य रचनाएं सुन लो क्या क्या है भाई। महादेव वर्मा की रचनाएं तो इधर लिख लेता हूं मैं, महादेवी की रचनाएं। ठीक है भाई, तो महादेवी जी की रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हें लिखेगा कौन कौन सी है भाई। एक तो आपकी हो जाएगी दीप गीत। ठीक है, एक आपकी हो जाएगी यामा। ठीक है, दीप गीत है, यामा है, और देखिएगा रचना, एक रचना आपकी इसमें क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी दीप गीत है और यामा है, और क्या भाई, दीप गीत, यामा और आत्मिका, और आत्मिका। तो ये आपकी रचना इसकी इनकी कितनी हो जाएंगी, महादेवी जी की कुछ रचना हो जाएंगी। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं, देखिए कौन सी है भाई। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं, किसकी? जयशंकर जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं, तो लिखे कौन कौन सी है भाई। कामायनी, कामायनी, और क्या बोलेंगे, एक ग्राम है। ठीक है, एक कामायनी है, एक ग्राम है। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा। आगे बात करते हैं निराला जी की रचनाएं। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन्हें लिखिएगा। क्या बोलेंगे, एक तो आपकी, देखो इधर लिख लेता हूं मैं, निराला जी की रचनाएं, निराला जी की रचनाएं। ठीक है, निराला जी की रचनाएं, निराला जी की रचनाएं। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे भाई, निराला जी की रचनाएं। एक तो हो जाएगी खेल आपका, ठीक है, एक हो जाएगी आपका परिमल। ठीक है, एक आपके हो जाएगी क्या, अनामिका। तो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो निराला जी की भी है, वो मैंने आपको लिख दी हैं, अच्छे से नोट करिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत दिनों बाद दिखना। भाई मुहावरा हो ये, है ना, ये क्या आपका, ये मुहावरा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखना, मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या बोलेंगे, कोसों दूर होना, और क्या बोलेंगे भाई, गुदड़े का लाल होना, और ईद का चांद होना, और दोषी होना। देखिए भी शांति से और देखकर बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ईद का चांद होना। ईद का चांद कहते हैं ना, बहुत दिनों बाद दिख रहा है तो ईद का चांद हो रहा है, कहते ईद का चांद है कि दिखता ही नहीं है ना। ये गुदड़ी का लाल भी क्या है, गुदड़ी का लाल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये होता है निर्धन के घर गुणवान व्यक्ति का जन्म, गुणवान बच्चे का जन्म लेना, है ना। कोसों दूर होने का मतलब है कि जो है बहुत दूर चला जाना, और दोषी होना तो जानते हो भैया ना, किसी को मतलब कोई दोषी ठहराना, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, देखेगा कि निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। देखो वाक्य दिए हैं ना, वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्य में से आपको सही बताना कौन सा सही है। तो देखिएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ठीक है, क्या ये सही है। दूसरा देखना आपको, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, और क्या बोलेंगे भाई, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, व्यवहार है, और क्या बोलेंगे, अगला कह रहा है आपका कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। देखिएगा भाई कौन सा आपको प्रश्न लग रहा है जिसका आपका सही उत्तर आंसर इसमें हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसका आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, ईमानदारी, ऑप्शन नंबर डी। ईमानदारी मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है भाई। ईमानदारी क्या है, एक गुण है, ना कि लक्षण, और ना ही आचरण, और ना ही व्यवहार। तो ईमानदारी तो एक गुण है। ठीक है, चलिएगा भाई अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न आपका ये रहा भाई, थोड़ा कौन सा जोड़ा अनिल और अनल का सही शब्द युग्म है। बिल्कुल सही भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखते हैं ध्यान से क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला अभी सही आंसर इसका क्या होगा, तो वो देखेगा। क्या बोलते हैं कि
ठीक है, देखिएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, अनिल क्या होता है और अनल क्या होता है। तो देखो भाई, आग होता है एक होता है वायु, ठीक है, एक तो आग होता है, एक होता है वायु। तो आग के पर्यायवाची क्या है भाई, पावक, अनल, दहन, हुतासन, ठीक है, और क्या बोलेंगे भाई, कृषाणु, ठीक है, कृषाणु, कृषाणु। तो ये किसके हो जाएंगे भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट किसके हो जाएंगे, आग के। तो क्या बोलेंगे, अनल किस में आ गया भाई, अनल किस में आ गया, देखो अनल आ गया इसमें अग्नि में। तो देखो अग्नि यहाँ कहीं नहीं है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं वायु के। तो वायु के सभी जानते हैं क्या, वायु के क्या, अच्छा इसका वायु सखा भी, आग का क्या है, आग का वायु सखा भी है, आग का आपका एक वायु सखा भी है। तो वायु की बात करते हैं, अनिल, वात, पवन, ठीक है, एक आप क्या हो जाएगा, पवन, एक मिनट भाई, पवन, हवा, और क्या बोलेंगे, बिहार, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है हवा के, ठीक है भाई। चलिएगा आगे जाते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है भाई, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखेगा भाई, क्या बोलेंगे, अंडज भी होता है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, कौन कौन सा है भाई, देखेगा पक्षी के पर्यायवाची, पक्षी। तो देखो भाई, क्या बोलते हैं, पखेरु बोलते हैं, ठीक है, अंडज बोलते हैं, और द्विज भी होता है, ठीक है भाई, खग होता है, नभचर होता है, नभचर होता है, ठीक है, नभचर होता है, और क्या बोलेंगे भाई, पक्षी, खग, अंडज, द्विज, नभचर है भाई। और क्या बात करते हैं भाई, एक होता है, एक विहंग भी आपका इसका होता है, विहंग, ठीक है। और इसमें देख लो भाई कौन कौन से हैं, देखो अंडज भी इसमें है, इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, खग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पंकज किसका भाई, पंकज तो किसका भाई, पंकज कमल का पर्यायवाची है, पंकज तो कमल का है, ठीक है। पंकज, पंक मतलब कीचड़, और जय मतलब जन्मा हो, तो जो कीचड़ में जन्मा हो उसे बोलते हैं पंकज, ठीक है भाई। तो अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो भी प्यारे बच्चों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, और बेहतर लगी हो, जो लगता हो कि इससे कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को या आपको भविष्य में कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा चैनल भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।